बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हीट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे। वी कंसीडर अ होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ L. द रॉड इज सफिशिएंटली थिन so that the heat is distributed equally over the cross section at time t. The surface of the rod is insulated and therefore there is no heat loss through the boundary. The temperature distribution of the rod is given by the solution of the initial boundary value problem. कौन सा इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो कि ये इस इक्वेशन नंबर 7.5.1 में दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पिछले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इस इक्वेशन को, जिसको मैंने सर्कल किया है, इस इक्वेशन को जो है ये हमने सॉल्व किया था। अगर आपको याद हो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी almost partial to u by partial x square that is equal to 4 partial u by partial t, कुछ इस तरह की थी। और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये उसी तरह की, यानी स्पेस के x के लिहाज से जो है वो दो डेरिवेटिव मौजूद हैं। इसको अगर आप देखें यू एक्स एक्स दो डेरिवेटिव मौजूद हैं स्पेस के लिहाज से, और यू टी एक डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव तक के जो टर्म है वो मौजूद है टाइम के डेरिवेटिव के लिहाज से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो कांस्टेंट्स जो है वो अपीयर होते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकें। तो चूँकि सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म है, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस चाहिए स्पेस की, और टाइम का सिंगल डेरिवेटिव तो हमें टाइम की जो है वो एक कंडीशन चाहिए। और अगर डेरिवेटिव जो है वो कुछ सिर्फ स्पेस के हैं तो उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है। और अगर जो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं टाइम के लिहाज से तो उनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है। यानी इनिशियली कुछ आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है और फिर आप उसको प्रोसीजर लेके आते हैं उसको सॉल्व करने का। तो इनिशियल फाइनल ये टाइम के लिहाज से ये बात होती है, और बाउंड्री जो है वो स्पेस के लिहाज से बात की जाती है। तो आपके पास जो डोमेन है, जैसे ये रॉड है, रॉड की ये बात की जा रही है, तो इसमें आपको बाउंड्री के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ नोन होंगी दो, चूँकि ये इक्वेशन जो है वो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में आपके पास किसी चीज़ के दो बाउंड्रीज हो सकती हैं। ये लेफ़्ट बाउंड्री इसको मैं नाम दे रहा हूँ, और दूसरी जो है वो उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट बाउंड्री का नाम देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन नोन होनी चाहिए। और इनिशियल और फाइनल यानी जो टाइम के लिहाज से अगर वो बात करें, हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की हम बात करें, तो इसका ये मतलब है कि जब आप अपने स्टॉप वॉच को जो है वो सेट कर लें और जब आप प्रोसेस किसी को स्टार्ट करने लगते हैं, तो आप ये कहेंगे कि इनिशियली आपको इस पूरे रॉड का, ये मैंने रॉड ऊपर बनाया है और उसको अब मैं ये सर्कल आउट कर रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि इनिशियली हमें इस रॉड का जो है वो पूरे का पूरा टेम्परेचर मौजूद है। ये जहन में रखें। रॉड जो है वो मैं अंदर वाले में दोबारा बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को जो है वो रॉड कह रहा हूँ, तो फिर इनिशियली मुझे इसके हर पॉइंट के ऊपर, या जितने भी पॉइंट सिलेक्टेड हैं उनके ऊपर मुझे इसका सलूशन नोन होना चाहिए। इसमें कोई भी जो है वो मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ जो अब तक मैंने बताया है इन्हीं प्रॉब्लम को जो समझने की बात है। अगर ये समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर काम हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, बल्कि सारा ही कर चुके हैं। तो अब आप
ये देखें ये प्रॉब्लम फिर ये पूरा जो है ये सारी चीज़ें मिलके क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है, हीट इक्वेशन, जो इस सेट में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आप देखें ये क्या है, u0 व t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये बाउंड्री कंडीशन है। कैसे बाउंड्री कंडीशन है, हमारे पास जो फंक्शन है जो हमारा आएगा जिसको हम सॉल्व करना फाइंड करना चाहते हैं वो है u x t। अब आप ये क्या कह रहे हैं, x को यहाँ पे ज़ीरो पुट कर रहे हैं। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो क्या है, x को आप ज़ीरो पुट करें, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रॉड था उसकी जो पहले लेफ़्ट पोजीशन है वहाँ पे आप x इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं, और जो राइट पोजीशन है वहाँ पे आप x इज़ इक्वल टू ये जो भी इसने लिया है x इज़ इक्वल टू ये स्मॉल l ये ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंडीशन जो है वो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पोजीशन पे भी अगर मालूम है और x इज़ इक्वल टू l पोजीशन पे भी हमें मालूम है, तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस होंगी। ये हमें इसका मतलब ये है कि बाउंड्री के ऊपर हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन नोन है। तो फिर आप इसको जिसकी मैं बात कर रहा था इसको आप दोबारा देखें, u ऑफ ज़ीरो टी लेफ़्ट बाउंड्री के ऊपर टेम्परेचर ज़ीरो है, राइट बाउंड्री नीचे आ जाए, राइट बाउंड्री के ऊपर यानी यू एल टी एक्स जो है वो अब एल ले लिया है, तो यू एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी लेफ़्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री दोनों के ऊपर जो है वो राड का जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो है, यानी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू एल यू इज़ अगेन इक्वल टू ज़ीरो। ये दो हो गई बाउंड्री कंडीशंस। और तीसरे नंबर पे जो है वो जो आखिरी कंडीशन आखिरी क्वेश्चन में जो कंडीशन दी जा रही है, ये दिया जा रहा है u ऑफ x वो ज़ीरो इज़ इक्वल टू सम फंक्शन वेयर x लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड l। इसका क्या मतलब है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये पूरे राड की जो कंडीशन है वो बता रही है, यानी टाइम ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है, ये दूसरा ज़ीरो जो लिखा हुआ है टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी टाइम ज़ीरो है, यानी अभी आपने स्टॉप वॉच पकड़ के रखी हुई है, स्टार्ट नहीं किया है, उस वक्त जो सिचुएशन है रॉड की, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जो सोल्यूशन है उसको वो कहता है कि वो फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स जो भी डाटा है उसको उसने जो है वो फंक्शन की शक्ल में लिख दिया कि ये सम एफ ऑफ एक्स है। तो अब आपके पास ये पूरा जो सेट है 7.5 ये वन जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन और तीन बाउंड्री कंडीशन तीन कंडीशंस मौजूद हैं, जिनमें से दो जो है वो बाउंड्री कंडीशन है और आखिरी लास्ट वाली जो है वो इनिशियल कंडीशन है। तो इसलिए उसने इसको ऊपर जो है वो नाम दिया इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, कि इनिशियल प्रॉब्लम भी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी है, मिक्स्ड है। तो अब वो कहता है कि इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने पिछले लेक्चर में इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, उसमें इससे मिलता जुलता ही था। तो आप इसको देख लें, इसको आपने खुद कर लेना है या मैं भी इसको देख लेता हूँ। इफ़ वी अज्यूम अ सोल्यूशन, अब ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन है और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी एक्स ऑफ एक्स है टी ऑफ टी है। इक्वेशन 7.51 में इसको पुट कर दें। कैसे पुट करना है, कि u ऑफ एक्स एक्स है, इसका मतलब ये है कि u के दो डेरिवेटिव x के लिहाज से लेने हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, यहाँ पे u का डेरिवेटिव x के लिहाज से ले लें, दो डेरिवेटिव ले लें। जब आप दो डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या होगा, इधर राइट साइड पे x के ऊपर जो है वो दो आ जाएंगे और t वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह से t
के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो है वो u का एक डेरिवेटिव आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पार्शियल u बाई पार्शियल t, और राइट साइड पे t प्राइम आप लगा लें। तो ये जो चीज़ें हैं वही पिछले लेक्चर वाली बात कि इनको आप उसमें पुट कर दें तो आपके पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से आप वेरिएबल्स को जो है वो सेपरेट कर लें, यानी x वाले अलग कर लें, t वाले अलग कर लें। और तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं जब x और t वाले आप अलग करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा ये जो लेफ़्ट साइड है इससे k और t जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा t प्राइम ओवर k t, और राइट साइड पे जो x बचा हुआ है उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x डबल प्राइम डिवाइडेड बाई x। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको किसी कांस्टेंट माइनस अल्फा स्क्वायर का नाम दे दें, जैसे हमने पिछले में किया था। वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट हेंस x एंड t मस्ट सेटिस्फाई, वहाँ से ये दो इक्वेशंस निकल आई। और उसके बाद है फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशंस वी हैव, क्या है बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन आपकी थी कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, यही थी या नहीं थी? वापस जाके देखते हैं। u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0। अब इसको जब इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, तो जब आप इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे कि x की जगह पे आप 0 पुट करते हैं और ये इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर ये वाली जो चीज़ अगरचे वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो नॉट इक्वल टू 0 है ये पूरी डोमेन की बात हो रही है। इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और जो कंडीशन है वहाँ के ऊपर जो है वो 0 आ रहा है। वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो इक्वालिटी की बात है 0, ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 कब होता है? जब उनमें से जो है वो कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो अब ये t ऑफ t जो है ये 0 नहीं हो सकता। इस अगर ये 0 हो जाए इसका क्या मतलब है? अगर t ऑफ t इक्वल टू 0 हो तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर एट एनी टाइम इज़ 0। जब मर्ज़ी आप टेम्परेचर को जो है वो कंप्यूट करेंगे या जिस मर्ज़ी पॉइंट के ऊपर होगा इसका सॉरी जिस मर्ज़ी टाइम के ऊपर टेम्परेचर आप लेंगे वो 0 होगा। इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो हीट इक्वेशन को वो कंसिडर कर रहे हैं और हीट इक्वेशन में हीट ट्रांसफ़र मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि फिर x ऑफ 0 ही जो है वो 0 होगा। इसी तरह से राइट पे भी हुई कि दो प्रोडक्ट चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो फिर उनमें से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 हैं, तो फिर दोनों 0 नहीं हैं, चूँकि इस केस में वही वाली बात जो अभी की है। तो एक्स एल इज इक्वल टू 0 for an arbitrary function t of t, hence we must solve the eigenvalue problem। वो कहते हैं जी इसको आप सॉल्व करें। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन में भी ये आया था और मैंने आपके साथ जो है वो इनका सोल्यूशन जो है वो शेयर किया था। अब इसके ऊपर जो है वो बाउंड्री कंडीशंस सॉरी ये जो अभी ऊपर कंडीशन दी हुई हैं, ये x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और x ऑफ l इज इक्वल टू 0, जो सिर्फ इस इक्वेशन के लिए जो है ये ड्राइव हो गई हैं। अब ये अप्लाई कर दें इस इक्वेशन के ऊपर टू फाइंड द कांस्टेंट्स a एंड b। तो व्हेन x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि आप जो है ये स्मॉल x जो है ये 0 लेंगे
और कैपिटल एक्स भी जो है ये भी ज़ीरो है। तो आप एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट करें, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा, यहाँ पे इस एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें और इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लें। और जब आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे ज़ीरो, यहाँ पे भी x की जगह पे ज़ीरो, यहाँ पे भी x की जगह पे ज़ीरो। तो यहाँ पे साइन ज़ीरो जो है ये तो ज़ीरो हो जाता है, ये टर्म वैसे ही उड़ जानी है। बाकी बचा ये वाली टर्म जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो कास ज़ीरो बनेगा, कास ज़ीरो वन होता है और लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे वैसे ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है वो दूसरी कंडीशन जो है वो पुट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी स्मॉल एक्स जो है वो इज इक्वल टू जब एल पुट करेंगे तो भी जो है हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये जो कैपिटल एक्स है यहाँ पे क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। तो अब एक्स इज इक्वल टू एल इसमें पुट करें, इस x की जगह पे l पुट किया, इस x की जगह पे l पुट किया और इस x की जगह पे भी l पुट किया। अब a चूंकि ज़ीरो आ चुका है, अभी हमने कंप्यूट किया था, तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो गई टर्म a वाली। बाकी जो बचा वो क्या बचा, वो उसको नीचे लिख दिया कि x ऑफ l इज इक्वल टू b साइन अल्फ़ा l, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे फिर दो वही वाली बात आ गई कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है b और साइन अल्फ़ा एल का, और ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो फिर आइदर b इज़ ज़ीरो, यानी इन दोनों में से या तो b ज़ीरो है या कोई और ज़ीरो है। तो वो कहता है कि b ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा, ये फिर सोल्यूशन नहीं होगा। यानी आपके पास ए भी ज़ीरो आ जाए जो कि पहले आ चुका है, और बी भी ज़ीरो आ जाए, तो फिर आपका एक्स भी ज़ीरो होगा कि ये दिस इज़ ट्रिवियल सोल्यूशन। तो लिहाजा दूसरी जो सूरत बनती है वो क्या बनती है कि साइन अल्फ़ा एल ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर वी मस्ट हैव बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड हेंस साइन अल्फ़ा एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दस अब साइन अल्फ़ा एल जो है ये कब ज़ीरो होता है, जब आपके पास साइन के अंदर जिस चीज़ के ऊपर आप वो साइन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं आर्गुमेंट, या वो ज़ीरो हो, या वो पाई हो, या वो थ्री पाई हो, या वो सॉरी पाई टू पाई, अल्फ़ा एल जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो, पाई हो, टू पाई हो, या थ्री, एक्सक्यूज़ में, थ्री पाई हो। तो ये एक एक पाई के डिफरेंस से जो है ये चलते चले जाएं तो ये आपके पास ज़ीरो आता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस अल्फ़ा एल की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इस अल्फ़ा एल की जिनके ऊपर ये ज़ीरो आता है। लिहाजा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा एल इज़ इक्वल टू एन पाई। और यहाँ से फिर ये हम ले सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, और तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एन पाई ओवर एल। और फिर n की जो वेरिएशन है वो उन्होंने जो है वो वन से ले ली है।
और इसमें और कोई भी वैल्यू जो है वो शामिल नहीं की गई है। Now substituting the these values we have, तो अब आप ने ये जो अल्फ़ा फाइंड कर लिया हुआ है ये वाला, तो इसको उसमें पुट कर दें जहाँ पे इसको हमने पुट करना है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ इसमें आप पुट कर देंगे। ए ज़ीरो हो जाएगा, इसने वैसे ख़त्म हो जाना है, और बी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, और साइन अल्फ़ा एक्स ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। तो बी चूँकि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ गए हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने बी के ऊपर भी जो है वो इंडेक्सिंग कर दिया, यानी B1 B2 B3 और इस तरह से। नेक्स्ट वी कंसिडर इक्वेशन 7.5.3। अब ये दूसरी इक्वेशन जो है वो कंसिडर कर ली। ये जो दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी थी, एक एक्स की शक्ल में और एक टी की शक्ल में, तो दूसरी इक्वेशन को इन्होंने लिया और उसका ये सोल्यूशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई ओवर l वी हैव, अल्फ़ा की वैल्यू जो अभी ऊपर कंप्यूट की है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, और उसके बाद हेंस द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द टू बाउंड्री कंडीशंस इज। अब ये यहाँ पे जो सीक्वेंस बना है सॉल्यूशन का, यहाँ पे उन्होंने n इज इक्वल टू जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, वरना साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है। अभी ये मैंने जब ये सीक्वेंस लिखा था 0 पाई 2 पाई, तो इसमें भी वो ट्रिवियल जो वैल्यू है उसको उन्होंने उससे इग्नोर किया है। इसलिए ये क्योंकि इसने टाइम वाले प्रॉब्लम में भी इक्वेशन में भी इसने यूज़ होना है, तो यहाँ पे उन्होंने क्योंकि इस तरह से जब आप n ज़ीरो लेंगे तो फिर आपका अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको फिर उन्होंने जो है वो कंसीडर नहीं किया, ज़ीरो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंप्यूट करने के लिए ये किया है। हेंस द Hence, the non-trivial solution of the heat equation which satisfies two boundary condition is। अब ये आपके पास जो है वो जो वैल्यूज़ आई हैं अभी कौन सी वैल्यूज़ आई हैं, ये टी एन की वैल्यू आई है, और आपके पास जो एक्स एन की वैल्यू आई है, ये जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, इन दोनों को ले जाएं और जहाँ से चले थे जो ये सब्स्टिट्यूशन की थी वहाँ पे ले जाके इसको पुट कर दें, तो ये आपका सोल्यूशन जो है वो इससे आ जाएगा। यानी जो चीज़ आएगी वो आपके पास क्या होगी, ये चीज़, ये सर्कल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे n को आप वेरी करते जाएं तो आपके पास जो सोल्यूशन है ये वेरी होता चला जाएगा, यानी बहुत सारे सोल्यूशन है आपके पास। n इज इक्वल टू 1 लें, आपके पास एक सोल्यूशन। n इज इक्वल टू 2 लें, आपके पास दूसरा सोल्यूशन। n इज इक्वल टू 3 लें, आपके पास अगला सोल्यूशन। तो ये आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन है। अब एक प्रिंसिपल है
by the principle of superposition we obtain a formal series solution as। अब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये क्या है, ये आपके सामने इस वक्त थ्योरम की शक्ल में जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो कहता है कि अगर आपके पास U1 U2 U3 अप टू UN आपके पास जो है वो इनफाइनाइट में मतलब बहुत सारे सोल्यूशन हैं, n सोल्यूशंस हैं या k है तो k सोल्यूशंस हैं, तो फिर उनका जो लीनियर कम्बिनेशन है, उनका लीनियर कम्बिनेशन अगर आप लें तो वो लीनियर कम्बिनेशन भी जो है वो क्या होगा, वो भी सोल्यूशन होगा। यानी आप उनका सम ले लें सारे सॉल्यूशंस का, तो वो जो सम हो के आएगा वो भी जो है वो सोल्यूशन होगा। तो ये बात यहाँ पे इसको उन्होंने ये कर दी कि सारे सॉल्यूशन जो है वो उनको उन्होंने क्या किया, ये सम कर लिया, सारे सॉल्यूशंस का सम कर लिया। और ये आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन। बाकी जो उधर कांस्टेंट साथ में लगे थे लीनियर कम्बिनेशन वाले वो सारे 1 1 ले लिए, और फिर इन U1 U2 यानी UN की वैल्यूज़ जो यहाँ पे UN लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये आपके पास जो है ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, एक और जो है वो चीज़ यहाँ पे XN और TN की आप वैल्यूज़ पुट करें, और जब XN और TN की वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास है TN की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें कांस्टेंट एक CN अपीयर हो रहा है, जबकि X वाले में BN अपीयर हो रहा है। तो ये XN और जो TN है ये चूँकि उसमें प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे यानी XN और TN इन दोनों की वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इसका कोएफिशिएंट जो था वो CN मौजूद था, और इसका कोएफिशिएंट यानी इसके साथ जो है वो BN मौजूद था। तो इन दोनों को मिला के उसने ये किया है कि उसका नाम AN रख दिया, और यहाँ पे उसने कह भी दिया वेयर AN इज इक्वल टू BN मल्टीप्लाइड बाई CN इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब हमारे पास फाइनली ये जो सर्कल में कर रहा हूँ UXT इज इक्वल टू दिस, UXT इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारा इस आज के इनिशियल वैल्यू बाउंड्री प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।